तो यार आज 17 तारीख हो गया ना, तो आज का करंट अफेयर देखो। पहला टॉपिक आया है हमारा मड वॉल्केनो। ये स्टैटिक का टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं। ये अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में मड वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है। मड वॉल्केनो होते क्या हैं? तो ये मिक्सचर होते हैं मड के, मिट्टी के, पानी के और गैसेस के। और गैसेस में मेनली इनमें कौन सा गैस होता है? CH4, मीथेन। ठीक। और इसमें मैग्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ध्यान रखना, इस मड वॉल्केनो में सिर्फ मिट्टी, पानी, गैसेस बाहर निकलते हैं, मैग्मा बाहर नहीं निकलता है। और ये अंडमान एंड निकोबार में अभी इरप्ट हुआ है। ओरिजिन इनका भी टेक्टोनिक ही होता है। मतलब इस बात को समझना, नॉर्मल वॉल्केनो जो इरप्ट होते हैं जिसमें मैग्मा आता है, वो भी टेक्टोनिक ओरिजिन होता है उनका, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण होते हैं। और ये जो मड वॉल्केनो है ना, इनका भी ओरिजिन टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ही होता है। लेकिन मड वॉल्केनो में मैग्मा नहीं निकलेगा, विदाउट, ठीक, विदाउट मैग्मा इन्वॉल्वमेंट। सिर्फ मिट्टी, पानी, गैसेस, और गैसेस में मेनली मीथेन बाहर निकलते हैं। ठीक। ये होते किस रीजन में है? तो स्पेशली उस रीजन में ज़्यादा ये मड वॉल्केनो इरप्ट होंगे जो हाइड्रोकार्बन रिच रीजन है। अब हाइड्रोकार्बन रिच रीजन हमको क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है कि इस जमीन के नीचे गैसेस के रिजर्व्स हैं, यहाँ पे जियोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिव है। और अंडमान एंड निकोबार को हम मानते ही हैं कि ये जंक्शन पे है, प्लेट्स के जंक्शन पे है, टेक्टोनिकली एक्टिव है, वल्नरेबल है, सिस्मिक वल्नरेबिलिटी है अंडमान एंड निकोबार में। तो ये हाइड्रोकार्बन रिच रीजन में आता है, गैसेस के रिजर्व्स भी हैं, और अंडमान एंड निकोबार टेक्टोनिकली एक्टिव है, इसीलिए मड वॉल्केनो यहाँ पे आया है। ये ज्योग्राफी के स्टैटिक में हम पढ़ते हैं, ये मड वॉल्केनो पूरा स्टैटिक का टॉपिक है। बस करंट अफेयर में इसलिए आया है क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में रिसेंटली इसका इरप्शन हुआ है। ठीक, चलो दूसरा टॉपिक देखो, GN प्रोजेक्ट। कंफ्यूज मत होना, ये GN प्रोजेक्ट क्या है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अरे भाई, ये टॉपिक तो यार मल्टीपल टाइम एटलीस्ट 10 बार हम किए हैं। और 2025 का मेंस देखो, ये टॉपिक हम 2024 से ही कर रहे हैं। ठीक। और 2025 का मेंस देखो, 2025 के मेंस में GS2, GS3 या फिर PSIR का पेपर 2 जो है, इन्हीं तीनों में से किसी एक में इससे सवाल आया हुआ है। जहाँ तक मेरा ध्यान है, PSIR के पेपर 2 में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। चिंता मत करो, ये टॉपिक करा के वो PYQ ही दे देंगे सॉल्व करने के लिए। ये 2024 से हम टॉपिक कर रहे हैं, एटलीस्ट 10 से 15 बार किए हैं। तुम लोग को भी अभी इस जून 2025 के बाद हम ये दो बार इस टॉपिक को अभी 6 महीने में कराएं। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं। कहाँ पे? निकोबार में। अब कोई भी बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बैठती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अप्रूवल देती है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ने भी इसको अप्रूवल दे दिया था, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी, NGT ने भी अप्रूवल दे दिया है, और बोला है कि कोई रीज़न नहीं है इस प्रोजेक्ट को इंटरफेयर करने का या रोकने का, ये तो ठीक है, होने दो इसको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रीज़न तो है, दिक्कत तो है। इस प्रोजेक्ट से अंडमान एंड निकोबार का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का नेचुरल इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब तो होगा। लेकिन अगर हमसे पूछोगे कि क्या ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, इसको बनाना ही बनाना होगा। और सरकार अगर बना रही है तो बहुत अच्छा काम ये कर रही है। बस एक चीज़ इंश्योर करना होगा कि इन्वायरमेंट का कम से कम कितना नुकसान हो, बस इतनी सी बात समझो। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? अभी सब आगे खुद रियलाइज़ कर लोगे तुम। ठीक। अब कुछ बेसिक देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, ये ग्रुप है 836 आइलैंड का। इसमें दो बड़े बड़े आइलैंड है, एक को हम अंडमान बोलते हैं, एक को हम निकोबार बोलते हैं। अभी मैप पे दिखाएंगे, चिंता मत करो। अंडमान नॉर्थ साइड में है, निकोबार साउथ साइड में है, और ये 10 डिग्री चैनल से डिवाइडेड है। ठीक। देखो ये मैप है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं देखना मैप में, अभी हम मैप पे तुमको और थोड़ा टाइम लेंगे। अभी बस अंडमान एंड निकोबार देख लो। ये है, ये अंडमान है, ये निकोबार है, और बीच में किससे डिवाइडेड है? 10 डिग्री चैनल से। अभी बस इतना ही देखो। तो वही तो तुमको हम बता रहे थे, यहाँ देखो कि अंडमान एंड निकोबार 836 आइलैंड का ग्रुप है, और दो बड़े बड़े आइलैंड है। कौन से? एक अंडमान और एक निकोबार, जो तुमको हम मैप पे दिखाए, और वो 10 डिग्री चैनल से आपस में डिवाइडेड है। अंडमान नॉर्थ साइड है
और निकोबार साउथ साइड है। फिर से इसको भी हम मैप पे देखेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ देखो। अब ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, तो ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको एनजीटी ने अप्रूवल दे दी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल दे दी है, वो कहाँ पे हो रहा है? तो वो अंडमान में नहीं हो रहा है, वो निकोबार वाले रीजन में हो रहा है, ठीक। इसीलिए इसको हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कहते हैं। अब निकोबार के बारे में थोड़ा बेसिक देखो, तो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट टिप है, साउथ का सबसे अंतिम पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा पॉइंट इसी निकोबार में लोकेटेड है। और देखो, इस निकोबार में 910 स्क्वायर किलोमीटर का रेन फॉरेस्ट है, जंगल है। ये निकोबार हमारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलता है यूनेस्को का, उसमें भी शामिल है। इकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और देखो, इस निकोबार में 2 नेशनल पार्क हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और पीवीटीजीज, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की अलग अलग पॉपुलेशन है, ट्राइबल ग्रुप्स की। तो इस पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। और टेक्टोनिकली वल्नरेबल भी है। अभी हम मड वॉल्केनो भी पढ़ रहे थे, तो तुमको बताएं हैं कि अंडमान एंड निकोबार टेक्टोनिकली वल्नरेबल है, एक्टिव है। तो निकोबार भी टेक्टोनिकली एक्टिव है। तो ये निकोबार के तुमको कुछ हम बेसिक फीचर्स बताए। इंदिरा पॉइंट यहीं पे है, जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप है। 910 स्क्वायर किलोमीटर का रेन फॉरेस्ट है निकोबार में, 2 नेशनल पार्क है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और अलग अलग वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज भी यहाँ रहती हैं। अब हम ये क्यों 3 पॉइंट बताए हैं, सबका डायमेंशन आगे लिंक करेंगे। निकोबार जो है हमारा, वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाले प्रोग्राम में भी आता है, बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी आता है, जो यूनेस्को का है, उसमें भी ये इंक्लूडेड है। ये फैक्ट ध्यान रखना। अब देखो, निकोबार प्रोजेक्ट पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और बहुत बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक। मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो तुमको लगता है क्या कि ये फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो जब इतना बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रेन फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करेगा। तो रेन फॉरेस्ट को वो डिस्टर्ब करेगा, यहाँ जो नेचुरल इकोसिस्टम है, यहाँ के जंगल के जानवर जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। अलग अलग नेशनल पार्क हैं, यहाँ की पॉपुलेशन इम्पैक्ट होगी, एनिमल की जो पॉपुलेशन है। बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे जो हमारा फ्लोरा फाउना है वो इम्पैक्ट हो सकता है। ट्राइबल राइट्स भी इम्पैक्ट होंगे ये डेवलपमेंट से। कैसे होंगे, आगे अभी देखते चलो। और टेक्टोनिकली वल्नरेबल है, तो हम इतना बड़ा मेगा डेवलपमेंट करेंगे निकोबार में, तो अगर फ्यूचर में टेक्टोनिकल मूवमेंट होते हैं, भूकंप आते हैं, तो कितना बड़ा डिजास्टर आ सकता है, सुनामी आ सकती है। ये इस पॉइंट को अभी हम आगे रिलेट करेंगे। पहले तुम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में और देखो कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में हमको करना क्या क्या है। अभी तो तुमको हम शॉर्ट में बता दिए कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है, उसमें हम निकोबार आइलैंड में एक बहुत बड़ा सा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये तुमको हम बता दिए। अब उस डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल है वो देखो। तो हमको एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना है, ICTT। अब ये क्या है? इंटरनेशनल कंटेनर, मतलब जो मैरीटाइम ट्रेड हो रहा है ना, उसमें पोर्ट्स होते हैं, कुछ डोमेस्टिक पोर्ट होंगे जहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक रीजन के लिए शिप्स निकलेंगी, कुछ इंटरनेशनल पोर्ट होते हैं। तो वैसा हमको इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना है, ताकि हमारा फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, ठीक। और ये जो हम बना रहे हैं ICTT, ये कहाँ पे बना रहे हैं? गैलीथिया बे नेशनल पार्क के पास। उस गैलीथिया बे नेशनल पार्क का एरिया इसके डेवलपमेंट में आ रहा है, इस ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के डेवलपमेंट में। अब तुम देखो, तुमको हम बताए 2 नेशनल पार्क है निकोबार में। एक कौन सा है? गैलीथिया बे नेशनल पार्क, जो कि तुमको हम बताए, और इसी के एरिया में ये ICTT डेवलप हो रहा है। तो क्या ये गैलीथिया बे नेशनल पार्क के जंगल को काटना होगा, तभी तो ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बना पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट तो है ये बनाना, लेकिन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आएगा, ठीक। और देखो, और क्या बनाना है? इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाना है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमको अपनी मिलिट्री प्रेजेंस अंडमान एंड निकोबार में, मिलिट्री बेसिस को और अच्छे करने हैं। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाना है। ग्रीन फील्ड और ब्लैक फील्ड में डिफरेंस क्या होता है हम करा चुके हैं। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाने हैं। 450 मेगावाट का गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट यहाँ पे हमको निकोबार प्रोजेक्ट में सेट करना है, डेवलप करना है। मतलब निकोबार में ये इतना डेवलपमेंट हम करेंगे, तो जब इतना डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट कटेंगे, जानवरों को नुकसान होगा, मैरीटाइम इकोनॉमी को नुकसान होगा। लेकिन हाँ, नुकसान होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनना चाहिए। इस प्रोजेक्ट का कभी विरोध मत करना अपने आंसर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी खुद रियलाइज कर लोगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। अब इस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझने से पहले आओ मैप पे। मैप पे आ गए? रुक जाओ। हाँ, मैप पे आ गए। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है।
ये इंडिया का हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ये बीच का सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक। ये जो दिख रहा है ये है बांग्लादेश, ये म्यांमार है, तुमको करा चुके हैं, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, और यही तो है पूरा हमारा आसियान नेशन का ग्रुप, यही तो है आसियान नेशन का ग्रुप जो तुमको हम कराए हैं। अब आसियान नेशन का ग्रुप तुमको दिख गया। मलेशिया और इंडिया और मलेशिया के रिश्ते अभी तुमको हम कराए हैं, तो मलेशिया भी कराए थे, ये है हमारा मलेशिया, ये भी आसियान का मेंबर है। और मलेशिया के नीचे है इंडोनेशिया, ये इंडिया का बे ऑफ बंगाल, ये इंडिया का पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक। अब इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये वाला जो हिस्सा है ये अंडमान है, ये वाला जो हिस्सा है निकोबार है। बीच में ये किससे सेपरेटेड है? 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। अंडमान देखो नॉर्थ साइड है और निकोबार देखो साउथ साइड है। ये पूरा लोकेशन समझ में आ गया। ये पूरे हमारे आसियान वाले कंट्रीज हो गए। इधर हमारा ऊपर चाइना है, ये हमारा बांग्लादेश तुमको दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंस देखो, ये मलक्का स्ट्रेट याद आ रहा है, कराए हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से ये मलक्का स्ट्रेट होके गुजरता है और यही फिर आगे इधर साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, फिर ईस्ट चाइना सी है और आगे जापान, ये सब पहुंच जाते हैं हम। और इधर पूरा हमारा अगर और थोड़ा सा इसको हम ऊपर करके दिखाए तुमको, तो यही मलक्का स्ट्रेट से साउथ चाइना सी घुसते हैं, फिर आगे इंडो पैसिफिक का चैनल हमारा ये पूरा कंटिन्यू होता है, आगे ऑस्ट्रेलिया तक है, ठीक। अब कुछ बात देखो, ये जो मलक्का स्ट्रेट है ना, ये चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो ये जो मलक्का स्ट्रेट है ना, ये चाइना के ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना का 70-80% ऑयल का जो इंपोर्ट होता है, क्रूड ऑयल का, ये सब इसी के रास्ते मलक्का स्ट्रेट से। वो ऐसे वेस्ट एशिया से घूम के इंडियन ओशन होते हुए ऐसे आता है, मलक्का स्ट्रेट में ऐसे घुसता है, ऐसे घुसने के बाद तब ऐसे साउथ चाइना सी में वो पहुंच जाता है और साउथ चाइना सी से फिर चाइना एंटर करता है। ऐसे सामान का मूवमेंट होता है, क्रूड ऑयल का, चाइना के गुड्स का मूवमेंट होता है। अब हमारा अंडमान एंड निकोबार है यहाँ, अगर हम यहाँ पे अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे खड़ा कर दे, INS विक्रांत या कोई भी, तो ये हो गया मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक, चाइना का ट्रेड ख़त्म। ये इस रास्ते से जितना सामान चाइना मंगा रहा था वो हम ब्लॉक कर सकते हैं। हमारी नेवल प्रेजेंस आज के डेट में इतनी है कि ये मलक्का स्ट्रेट को हम कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ से तुम ले ही नहीं जा पाओगे तो तुम्हारा ट्रेड रुकेगा ना। और इसी मलक्का स्ट्रेट का डिलेमा रहता है चाइना को, दुविधा रहता है चाइना को कि इंडिया कभी भी मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए चाइना एक डिलेमा फेस करता है, उस डिलेमा का नाम है मलक्का डिलेमा। मलक्का स्ट्रेट कहाँ है बता दिए, मलक्का स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस बता दिए। अब चाइना को हमेशा माइंड में रहता है कि मलक्का स्ट्रेट कभी भी ब्लॉक कर सकता है इंडिया, इसलिए चाइना एक डिलेमा फेस करता है, उसको हम कहते हैं मलक्का डिलेमा। तो इस मलक्का स्ट्रेट को सिक्योर रखने के लिए अंडमान निकोबार कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखो ना, बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के मुंह पे हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, स्पेशली निकोबार, ठीक। इसीलिए चाइना इस डिलेमा को कम करने के लिए CPEC बनाया है। यहाँ पाकिस्तान है और CPEC ऐसे ही है ना, तो चाइना इसीलिए अल्टरनेटिव फाइंड आउट किया है मलक्का स्ट्रेट का कि हम CPEC बना लेते हैं। अब मान लो इंडिया ने कभी इसको ब्लॉक कर दिया तो चाइना ऐसे ईरान के रास्ते पाकिस्तान का ग्वादर पहुंचेगा और ग्वादर से अपना सामान लेके निकल जाएगा। ये अल्टरनेटिव चाइना ने तैयार किया है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन वो पूरी तरीके से CPEC पर रिलाई नहीं कर सकता है, क्योंकि CPEC अल्टीमेटली फिर रोडवेज हो जाएगा ना। तो हाँ, चाइना को हेल्प करता है CPEC मल्टीपल वेज में, मलक्का स्ट्रेट का अल्टरनेटिव भी है, लेकिन 100% चाइना इस पे रिलाई नहीं कर सकता है, क्योंकि समुद्र के रास्ते से जो ट्रेड होता है ना वो लंबा होता है। अब सारा क्रूड ऑयल को पाकिस्तान के ग्वादर पे खाली करो, ग्वादर से ले जाओ फिर चाइना, तो बहुत दिक्कत होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट सब इंक्रीज हो जाता है। तो पूरी तरीके से चाइना CPEC पे रिलाई नहीं कर सकता है इस मलक्का स्ट्रेट के सब्स्टिट्यूट में। अभी भी 70-75% ट्रेड चाइना का इसी मलक्का स्ट्रेट से हो रहा है, ठीक। तो इस मलक्का स्ट्रेट को सिक्योर करने के लिए देखो हमारा अंडमान एंड निकोबार कितना है। एक और फैक्ट देखो, यही बे ऑफ बंगाल में हम अपना INS विक्रांत खड़ा किए थे और बांग्लादेश को आज़ाद कराए थे 1971 लिबरेशन वॉर में। और आने वाले टाइम में ये बांग्लादेश, नेपाल, उपाल, ये सब जो है ना, ये सब चाइना या फिर US के प्रॉक्सी होंगे। चाइना का बेस होगा या US का बेस होगा। आने वाले 5 सालों में देख लेना, ये इंडिया के जितने
कुछ कुछ पड़ोसी, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, है ना, ये या तो चाइना के कठपुतली होंगे या पाकिस्तान के, ये सॉरी, या तो यूएस के कठपुतली होंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कभी यहाँ पे यूएस फेवर की सरकार रहेगी, कभी यहाँ पे चाइना के फेवर की सरकार, या रूल चलता रहेगा। तुम देख लेना, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, अभी भी वही हो रहा है। अभी भी नेपाल में और बांग्लादेश में यूएस रिलेटेड गवर्नमेंट है। नेपाल में सरकार क्यों गिर गई? नेपाल में जो सरकार थी, ओली गवर्नमेंट, वो चाइना फेवर की गवर्नमेंट थी, चाइना को सपोर्ट करती थी, इसलिए अमेरिका के सीआईए ने सरकार गिरवा दिया नेपाल में। सिंपल सी बात है। अब चाइना के फेवर की गवर्नमेंट चली गई, अब नेपाल में अमेरिका के फेवर्ड की गवर्नमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में भी वही चीज़ हुआ है। शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवाकर यूएस अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहा है बांग्लादेश में। तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आने वाला टाइम, ये अंडमान एंड निकोबार को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपनी प्रेजेंस इस बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार में स्टेबल कर लेंगे, तो इससे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, इन सब को हम काउंटर कर सकते हैं। इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आसियान के साथ रिश्ते अच्छे कर सकते हैं, मलक्का स्ट्रेट को हम कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि चाइना मलक्का डिलेमा फेस करता है। और सुनो, हम आगे इंडो पैसिफिक जो हमारा विजन है, इंडो पैसिफिक जो हमारा विजन है, उसके लिए भी हमारा ये अंडमान और निकोबार आइलैंड बहुत क्रूशियल हो जाएगा। और ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, उसके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो पूरा हमारी मैरीटाइम पॉलिसी जो है, उसके लिए ये हमारा अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी दुविधा आती है इन्वायरमेंट की, जो तुमको हम ऊपर बताए। तो क्या ये प्रोजेक्ट सरकार का सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है। इसको इम्प्लीमेंट हर हाल में 1000% होना चाहिए। बस सरकार ये इंश्योर करे कि कितना कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान किया जा सकता है। आइदर ये प्रोजेक्ट इंडिया को अगर डेवलप होना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा मैरीटाइम जो हमारा विज़न है, हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स यही है ना जी, ऊपर तो है नहीं समुद्र। और ये एक ऐसा हब है ना, जिससे हम इधर को भी कंट्रोल कर लेंगे, वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है हमारा, इधर उसको भी मैनेज कर सकते हैं, अरेबियन सी, इन सबको भी मैनेज कर सकते हैं। और इधर जो हमारा फिर साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक चैनल है, इसको भी मैनेज कर सकते हैं। क्वाड वगैरह भी का भी तो रेलेवेंस तुमको हम ऐसे ही मैप पे बताए हुए हैं पहले, आज से 3-4 महीना पहले वाले जो थोड़े बच्चे हैं। कोई बात नहीं, आगे रिपीट होगा क्वाड, फिर कराएंगे। देखो, जो टॉपिक आता है उसको हम अच्छे से करा देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, अगर हाल ही में 2-3 महीने से शुरू किए हो तो। ठीक है, तो ये पूरी मैप की कहानी थी। अंडमान सी की, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार की इंपॉर्टेंस थी। अब इस बीच में यहाँ पे अंडमान सी है, ध्यान रखना। ये बे ऑफ बंगाल है हमारा, ये अरेबियन सी है, ये हमारा इंडियन ओशन है, यहीं पे श्रीलंका है, ये मलक्का स्ट्रेट हमारा, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार। तो देखो अंडमान एंड निकोबार कितना है, बांग्लादेश को इधर सेट करने में, नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट करने में, आसियान के साथ रिश्ते अच्छे करने में, मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने में, इंडो पैसिफिक वाले गोल को हमारे सस्टेन करने के लिए। चाइना जो बार बार यहाँ श्रीलंका में चला आ रहा है, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को डेप्थ ट्रैप में फंसा लिया है और अपना बेस बना लिया है। तो चाइना के प्रेजेंस को, चाइना जो एक्सपेंड कर रहा है इस इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, इसको काउंटर करने के लिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, है ना, हम एक यहाँ खड़ा कर सकते हैं, एक यहाँ खड़ा कर सकते हैं। अब आइसोलेट मतलब लोकेशन इसका आउट नहीं होता है, वो बहुत सीक्रेट होता है। एक इन जनरल हम बता रहे हैं कि कभी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे आएगी ना, तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक को हम यहाँ खड़ा कर सकते हैं, एक को यहाँ खड़ा कर सकते हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर चलता फिरता एक मिलिट्री बेस है अपने आप में। ये अपने साथ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स सब लेकर चलता है, मतलब पूरा अपना गैंग लेकर चलता है। आइए ना, जो 2 हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तीसरी की नीड है, क्योंकि इन दोनों में से मान लो कोई एक सर्विसिंग के लिए है, रिपेयरिंग के लिए है, तब तो एक की जगह खाली हो जाएगी ना। तो एक तीसरा भी होना चाहिए कि हाँ, एक हमेशा रिपेयर में है तो तीसरा हमारे पास स्टैंड बाई में हमेशा रेडी है। तो ये इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बना लेगा, और तीनों अगर सही है तो एक यहाँ भी खड़ा कर दो इस वाले रीजन में, पूरा इंडो पैसिफिक पे कब्जा अपना। ठीक, तो समझ में आई अंडमान एंड निकोबार की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। अब देख लो, मलक्का स्ट्रेट के पास है, इंडो पैसिफिक विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना के एक्सपेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है अंडमान एंड निकोबार। अब अंडमान एंड निकोबार में हम निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं, सोलर बेस्ड पावर प्लांट बना रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, जॉब क्रिएशन होगा ना, कनेक्टिविटी अच्छी होगी ना। और देखो, ये पूरा मैप हो गया हमारा।
और क्या फ़ायदे हैं इस प्रोजेक्ट के? तो इंडिया का रिजिलियंस कमेगा फॉरेन पोर्ट्स पे। जैसे अभी हमको श्रीलंका, कोलंबो का, इन सब का पोर्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उस पर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हम अपना इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं, ठीक? तो डिपेंडेंस कम होगी। और देखते जाओ, डीप ओशन मिशंस के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए डीप ओशन मिशन मतलब मान लो यहाँ इंडियन ओशन वाला रीजन है, ये हमारा इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, यहाँ से कुछ मिनरल्स निकालने हैं, कुछ हमको मिशन मैरीटाइम मिशंस को अंजाम देना है। तो ये अंडमान एंड निकोबार को एज ए बेस हम यूज़ करके, निकोबार प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं इसका बेस बनाकर हम अपने डीप ओशन मिशंस को प्रमोट कर सकते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं तुमको हम बता दिए। और ये ओवरऑल हमारे विकसित भारत से अलाइंड है, क्योंकि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ना, ये हमको स्ट्रैटेजिक प्रोटेक्शन भी दे रहा है, हमारी ग्लोबल प्रेजेंस को भी इन्हांस कर रहा है, हमारी मैरीटाइम पॉलिसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ के लिए निकोबार प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत क्रूशियल है, ठीक। चैलेंजेस देख लो। चैलेंजेस पहला यही है इस प्रोजेक्ट का कि इन्वायरमेंटल कंसर्न आएंगे, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। कभी भी कुछ चेंज लाना हो सोसाइटी में या खुद के अंदर या कहीं भी अपने रूटीन में, तो वल्नरेबिलिटीज़ फेस करनी होगी। चेंज का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि वो अपने साथ अनिश्चितता लेकर आता है, वल्नरेबिलिटी लेकर आता है, वो तुमको वल्नरेबल करेगा, परेशान करेगा। हमको उसी परेशानी में अडेप्ट करना है या फिर उस परेशानी को मिटिगेट करना है। मिटिगेट करना मतलब जड़ से ख़त्म कर दो या फिर उस परेशानी के साथ रहना सीख लो। तो उसको परेशानी के साथ रहना सीखना तो सही तरीका नहीं है ना, तो उसको ख़त्म करो उस परेशानी को, और ये रेगुलर करने से हो जाता है अगर हम उसमें प्रोएक्टिव वे में गवर्नेंस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि चलो डेवलपमेंट तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। अब इन्वायरमेंटल कंसर्न पार्टिकुलरली देख लो होगा क्या क्या। अब देखो, अंडमान एंड निकोबार समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो कोरल रीफ होंगे, मैनग्रूव्स होगी, मरीन इकोनॉमी होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा। इन सबको रोकना मतलब इन बिना किए तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, इन सबको जितना कम से कम हो, मिनिमाइज किया जा सकता है उतना मिनिमाइज करना होगा। साथ ही साथ ये जो निकोबार का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे पीवीटीजीज, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं ना निकोबार में, जैसे सोम्पिन ट्राइब हो गए, निकोबारीज ट्राइब हो गए, सेंटिनेलीज ट्राइब हो गए, इन सब से बात कीजिए, इन सब से आप बात करके डेवलपमेंट कराइए। प्रेशर का इस्तेमाल करके इनको लाठी डंडा चलाकर डिस्प्लेस मत करा दीजिए। इनको पॉलिसी मेकिंग में, निकोबार प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के प्रोग्राम में इनको शामिल कीजिए, इनसे बात कीजिए। और जो इनका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं कि वो जंगल के ओनर माने जाते हैं, उनको लाइवलीहुड राइट देता है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट कि तुम जंगल में रह सकते हो, जंगल के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम उनको बैलेंस करेंगे, और ट्राइबल्स समझते हैं इस बात को। हमको ऐसी मिलिट्री अप्रोच लेकर चलना होगा ट्राइबल्स के साथ, उनको हम भगा नहीं सकते हैं। उनके साथ अगर हम करेंगे तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक। तो ट्राइबल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा। सिस्मिक वल्नरेबिलिटी है अंडमान एंड निकोबार में, टेक्टोनिक प्लेट्स वाला जो है तुमको बताए, तो सुनामी, अर्थक्वेक के खतरे आ सकते हैं। ये एक चैलेंज है कि मान लो इतना बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं, कभी डिजास्टर आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आया, तो कितना नुकसान होगा, ठीक। और कल्चरल और हेरिटेज का भी लॉस है, क्योंकि इतने ऊपर तुमको हम बताए हैं ना यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो ये हमारे बायोलॉजिकल हेरिटेज हो गए, ये हमारे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो हम इंडिया के कल्चर के पार्ट हो गए। तो लॉस उसका हो सकता है अगर हम इतना मैसिव डेवलपमेंट करेंगे, ट्राइबल्स को उनके घर से, जंगलों से डिस्प्लेस कर देंगे, पेड़ कटेगा, मैरीन इकोनॉमी पॉल्यूट होगा, नेशनल पार्क, गैलिथिया बे नेशनल पार्क जो है वो सब का एरिया अगर डेवलपमेंट में जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। ये अनडिनाइबल फैक्ट है, होगा नुकसान। लेकिन अब हम वेटेज देखेंगे कि ये इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है, ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आने वाला ग्लोबल ऑर्डर है ना बच्चा, उसमें इस प्रोजेक्ट को आज के आज इम्प्लीमेंट कर देना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी काम हो जाए इस प्रोजेक्ट पे उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है। आने वाले टाइम में क्या यार, बफर बन चुका है। बफर इन द सेंस, समझो ये हमारा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ चाइना, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई नहीं है, ये है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, इधर ईरान है,
ठीक। यहाँ भी इनस्टेबिलिटी ईरान में चल रही है। तो हम अपने आसपास के रीजन में कहीं सिक्योर नहीं है। श्रीलंका के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं है, नेपाल भी हाथ से गया हुआ है, और नेपाल में यूएस का प्रेजेंस, बांग्लादेश में यूएस का प्रेजेंस, म्यांमार में अभी तक मिलिट्री कूप था, अब इलेक्शन हो रहा है वहाँ। तो इंडिया का जो अपना सराउंडिंग है ना, जो पड़ोसी वाला एशिया वाला रीजन बोलते हैं, इस रीजन को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम यहाँ पे पावरफुल होंगे तो हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट कर सकते हैं, अपने चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑटोनॉमी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले रीजन में, क्योंकि ये समुद्र का इकलौता हमारा पॉइंट है ना, इस जहाँ से हम इधर इंडो पैसिफिक की तरफ भी देख सकते हैं और इधर वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है इधर भी देख सकते हैं। और ओवरऑल पूरा हमारा जो ये मैरीटाइम बाउंड्री है, इसको ये यही है ना मैरीटाइम बाउंड्री हमारी, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट वाला, और ये इधर इंडियन ओशन, इसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक, ये हमारी पूरी कहानी थी। तो ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस देख लिया, वे फॉरवर्ड देख लो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव वे में कराएंगे, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे, मतलब ट्राइबल्स के साथ एसिमिलेटरी अप्रोच रखेंगे, ट्राइबल्स को डेवलपमेंट में एसिमिलेट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि डेवलपमेंट करना है, और साथ ही साथ वन हैंड डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि ट्राइबल की एक प्रॉपर्टी होती है साइनेस की। देखो इंडिया में जो ट्राइबल अप्रोच चलता है ना कि हम ट्राइबल्स को कैसे रेगुलेट करेंगे, हम ना ट्राइबल्स को खुला छोड़ रहे हैं, ना हम ट्राइबल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। हमने प्रिंसिपल वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके लिए सेट कर देते हैं, हम इनके लिए स्पेशल पेशा ला देते हैं, हम इनके लिए 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल वाले एरियाज इंप्लीमेंट कर देते हैं, हम इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट में स्पेशल प्रोविजंस दे देते हैं, लेकिन स्टिल हम प्रिंसिपल वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि ट्राइबल्स के अंदर साइनेस की नेचर होती है, वो अपने वर्ल्ड में आइसोलेट रहना चाहते हैं, तो हम उनके उस प्रोविज़न का सम्मान करते हैं। इंडिया का ये अप्रोच है। अब ऐसी मिलिट्री अप्रोच मतलब हम उनको लेके साथ तो चल रहे हैं, लेकिन वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन रखे हुए हैं, तुमको हम साथ भी रखे हुए हैं, लेकिन हाँ प्रिंसिपल डिस्टेंस तुमसे मेंटेन रखे हुए हैं, ताकि तुम अपना कंफर्ट जोन लूज ना करो, तुम्हारे ऑटोनॉमी को हम इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो इसको हमको इम्प्लीमेंट करना होगा इस निकोबार वाले रीजन में, क्योंकि निकोबार में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन, पीवीटीजीज की पॉपुलेशन है। कौन कौन से पीवीटीजीज हैं सब करा चुके हैं। डिजास्टर रिजिलियंट डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार वल्नरेबली एक्टिव है ना, सिस्मिकली टेक्टोनिकली एक्टिव है ना, तो डिजास्टर रिजिलियंट डिज़ाइन बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी बिल्डिंग हो वो अर्थक्वेक प्रोन हो, जापान का मॉडल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करेंगे, और मियावाकी टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मियावाकी टेक्निक क्या होती है बताए हुए हैं, पेड़ लगाने होता है अर्बन एरियाज़ में, अभी 2-3 दिन पहले मियावाकी टेक्निक कराए हैं, तो मियावाकी टेक्निक से हम एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं। ये पूरी इस प्रोजेक्ट की कहानी थी। तो टॉपिक करो तो ऐसे करो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इसके सारे डायमेंशंस। तो ये निकोबार प्रोजेक्ट जो है ना, ये इसका देखो, इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, इंडिया के ग्लोबल प्रेजेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, देखो ना, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ये करा रहा है, हमारे विकसित भारत से ये अलाइंड है, हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी मैरीटाइम पॉलिसी से ये अलाइंड है। तो बहुत क्रूशियल लोकेशन है, तुम खुद देखो ना कि ये कितने क्रूशियल पॉइंट पे है। यही तो है जो इधर वेस्ट एशिया और इधर पूरा हमारा पैसिफिक रीजन, यही तो पूरा समुद्र है, इंडो पैसिफिक की कहानी, और ये हमारा है अंडमान एंड निकोबार। ठीक, चलो अब तीसरा एक टर्टल है। अब अंडमान एंड निकोबार की है ना, तो ये टर्टल जो है लेदर बैक सी टर्टल्स, ये अंडमान एंड निकोबार में मिलता है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। इसी ऊपर वाले टॉपिक से मिलता जुलता है। देखो ना, मड वॉल्केनो भी अंडमान एंड निकोबार का, दूसरा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी निकोबार का, और तीसरा ये लेदर बैक सी टर्टल भी अंडमान एंड निकोबार का। तीनों टॉपिक सीक्वेंस में अंडमान से रिलेटेड हैं। तो ये लेदर बैक सी टर्टल्स देखो, ये लार्जेस्ट है 7 स्पीसीज ऑफ सी टर्टल्स ऑन प्लानट। देखो स्पीसीज के 7 प्रजाति हैं, इस 7 प्रजाति में से जो सबसे बड़ा प्रजाति है वो है लेदर बैक टर्टल, पूरे दुनिया में, धरती पे, प्लानट पे। ठीक, अब ये लेदर बैक सी टर्टल सब जगह हर एक ओशन में मिलेगा, सिर्फ आर्टिक और एंटार्क्टिक में नहीं मिलेगा। ठीक, इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की ये शेड्यूल 1 में आता है, और अंडमान एंड निकोबार में ये मिलता है, और अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लेदर बैक टर्टल्स की कॉलोनीज कहाँ मिलेगी, तो अंडमान एंड निकोबार में मिलेगी। फैक्ट ध्यान रखना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये भी टॉपिक यार मल्टीपल टाइम किए, मैं थक गए हैं ये सब टॉपिक कर करके। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। इससे हम
इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के नाम पे तुम गवर्नमेंट को ये नहीं बोलोगे कि बताओ ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ कहाँ कितने तुमने तैनात किए हुए हैं, ये नहीं बताएगी। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या वैसा ऑर्डर जो वैसा इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट नहीं देती है। नॉर्मल जो गवर्नेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम ले सकते हैं। इसका एम क्या था कि ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, करप्शन कम हो। ठीक, अब फायदे तो हैं इस एक्ट के कहने के लिए, लेकिन इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है। मेजर 100 मतलब इस एक्ट में सही तरीके से आज तक कुछ चीज़ इंप्लीमेंट ही नहीं हुई है। बहुत क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला और जो लेटेस्ट क्रिटिसिज्म है जिसके कारण ये आज न्यूज़ में आया है वो ये देखो, हमारे पास डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा, ये डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना 2023 का, उसका सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 है, वो ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को देने से डिनाई कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्राइवेसी। अब इस बात को ध्यान से समझना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट ये बोलता है कि हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन सीक कर सकते हैं। सीक करना मतलब मांगना। ठीक, और ये जो हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, ये हमारे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है कि आपकी प्राइवेसी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर नहीं करेंगे। तो इस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 है, वो क्या कहता है, वो गवर्नमेंट को पावर देता है। कौन सी पावर देता है कि गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है, मना कर सकती है। क्या डिनाई कर सकती है? इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट मना कर सकती है कि हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। किस ग्राउंड पे? कि इससे तो प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। देखो, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट सीधा ये कहता है कि आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे। अब मान लो हम गए राइट टू एक्ट में इन्फॉर्मेशन मांगने कि हमको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट तुरंत कह देगा कि ये डीपीडीए एक्ट का 2023 का सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 जाकर पढ़ो, उसमें सरकार इंफॉर्मेशन देने से डिनाई कर सकती है, मना कर सकती है प्राइवेसी के ग्राउंड पे। इसलिए तुम जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हो ना, उससे किसी की राइट टू प्राइवेसी इंपैक्ट होगी, इसलिए तुमको हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ये था पूरा बवाल, इसलिए ये आज न्यूज़ में आया है। अब ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ये जो सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 है, ये वाला जो गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दे रहा है प्राइवेसी के ग्राउंड पे, उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा हम आगे देखेंगे। ये तो एक क्रिटिसिज्म है कि भैया एक एक्ट आप लेकर आए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन का कि हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, मांगने जाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, ये डीपीडीए एक्ट के सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन देने से किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। तो फिर इस आरटीआई एक्ट का मतलब क्या हुआ? तो ये सीधा सीधी एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस हैं, और राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी दोनों फंडामेंटल राइट है। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगी देखेंगे फिर क्या होता है। अभी बस बात इतनी है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 गवर्नमेंट को ये पावर दे देता है कि गवर्नमेंट मना कर सकती है किसी भी इंफॉर्मेशन को देने से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी। सरकार ये कह देगी कि ये इंफॉर्मेशन देने से किसी की प्राइवेसी इंपैक्ट हो रही है, इसलिए हम नहीं देंगे ये इंफॉर्मेशन। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये कहता है कि हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी राइट टू हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है, और राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच डिबेट चल रही है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा आगे करेंगे। ठीक, साथ ही साथ हमारा ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये तो इसका एक क्रिटिसिज्म है। और भी क्रिटिसिज्म देख लो, वीक इंप्लीमेंटेशन, सही से इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है। आरटीआई एक्टिविस्ट और जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं बार बार, जो विसिल ब्लोअर होते हैं, गवर्नमेंट का ध्यान खींचने के लिए मांगते हैं इन्फॉर्मेशन के, इन्फॉर्मेशन दो ताकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे, करप्शन कमे, उनके मर्डर्स हो जा रहे हैं। मल्टीपल मर्डर्स हुए हैं, सैकड़ों में नंबर है। जब पिछली बार तुमको हम ये आरटीआई एक्ट कराए थे तो नंबर बताए थे कि इतने आरटीआई एक्टिविस्ट और विसिल ब्लोअर्स जो आरटीआई के लिए आवाज उठाते हैं वो मार दिए गए, मर्डर हो गया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता ही नहीं किसने मारा। ठीक, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोजीशन तो कमिश्नर्स की जो पोजीशन है वो तो खाली है। ये हाई कोर्ट ने बोला है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो इम्पॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, गवर्नेंस के लिए ये आया था। गवर्नेंस में भी तुमको हम आरटीआई एक्ट कराए हैं, आया था, लेकिन
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंट कब होगा? जब उसमें कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे तब ना। तो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स है वो मल्टीपल स्टेट में अपॉइंट ही नहीं है, मल्टीपल स्टेट में उसकी पोजीशंस वैकेंट है। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी स्टेट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट करे ताकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सही से इम्प्लीमेंट हो पाए। ठीक है। और बहुत सारे एप्लीकेशंस आरटीआई के पेंडिंग पड़े हैं, कोई उन पे सुनवाई नहीं हो रही है। और लैक ऑफ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है, मतलब वो दिल से देना नहीं चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं मालाफाइड इंटेंशन है ना। हर जगह तो करप्शन हुआ रहता है तो इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, फिर मर्डर्स वगैरह होते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कभी से सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में प्रोविज़न ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन सीकर है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन आपकी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा कि कौन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, उसको प्राइवेट रखा जाता है। लेकिन आज के डेट में रिलीज कर दी जाती है इन्फॉर्मेशन, अंदर पूरी सेटिंग हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस सबका, और फिर ये चीज़ होती है। ठीक, तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। अब सॉल्यूशन लाने के लिए वे फॉरवर्ड बताओ कि हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी दोनों को बैलेंस करना होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इन दोनों के बीच बैलेंस करना होगा क्योंकि दोनों फंडामेंटल राइट हैं। और क्या करना होगा? तो हमको डिजिटलाइजेशन करना होगा ताकि फास्ट ट्रैक डिस्पोजल हो पेंडिंग एप्लीकेशंस का। ठीक, जो वैकेंट पोजीशन है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की, उन वैकेंट पोजीशंस को भरेंगे, और जो एक्टिविस्ट हैं, विसिल ब्लोअर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा आरटीआई एक्ट था। अब ये मैटर डिबेट में है सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीडिंग पढ़ के क्या करोगे कि पिटिशनर ने क्या बोला, डिफेंडर ने क्या बोला, प्रोसिक्यूटर ने क्या बोला। फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा करा देंगे। अभी बात क्या हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो तुमको बता ही दिए कि आरटीआई एक्ट बोलता है इन्फॉर्मेशन तुम ले सकते हो, लेकिन डीपीडीए का सेक्शन 44 ये कहता है कि सरकार मना कर देगी कि तुमको अगर हम ये इन्फॉर्मेशन दिए तो प्राइवेसी इंपैक्ट हो जाएगी, राइट टू प्राइवेसी किसी इंसान की या किसी भी की। इसलिए सरकार मना कर देती है और सरकार इसी का मिसयूज करती है। ये न्यूज़ में क्यों हो? चलो ये एक्सेप्शनल केस में यूज़ हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार 70-80% केसेस में यही यूज़ कर लेती है सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 कि भैया तुम इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो ना, ये तो राइट टू प्राइवेसी ब्रीच कर देगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो इसी के डिबेट में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच को ऑर्डर दे दिया है, अब इस पर जो भी सुनवाई होगी आगे करेंगे। 5वां टॉपिक देख लो, छोटा सा अमरुट, ये अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन वाला और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम है, 2015 की स्कीम है। 500 सेलेक्टेड सिटीज़ में हमको डेवलपमेंट करना था, मतलब 500 सेलेक्टेड अर्बन एरियाज़ को हमको डेवलप करना था, जो कि 60% अर्बन पॉपुलेशन को शामिल कर रहा था ये 500 सेलेक्टेड सिटीज जो था। सीधी सी बात, अर्बन डेवलपमेंट हमको करना है। हम रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीम लाते हैं ना, तो ये अमरूट जो था ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई, सीवेज मैनेजमेंट, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस और भी चीज़ें, मतलब सीधा सीधी ओवरऑल सिटी का डेवलपमेंट करना के लिए ये प्रोजेक्ट था। दैट्स इट। ये आज का करंट अफेयर। आरटीआई इंपॉर्टेंट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से 2025 के मेंस में क्वेश्चन आ गया है, वही पीवाईक्यू तुमको भी हम प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। बस ये थी पूरी कहानी आज की करंट अफेयर की। चलो टेक केयर।